इन्होंने स्पेशली कंप्लेंट करी गई थी है, मैंने 9th बोल दिया। अरे हाँ सॉरी, रैंक 8th है मैडम की। ठीक है, शिवाक्षी मैडम आ चुके हैं आपके बैच में। आप लोगों ने क्या कंप्लेंट करी है आपके, मतलब शिवाक्षी मैडम आपके बैच में आए और किसी बैच में गए नहीं, और दो टॉपर आज आपके बीच में वापस, क्या बात है। वैसे मेरा मन PCM 6 का था, इसलिए दोनों बैच के अंदर पॉलिटी फिक्स करी थी कि पॉलिटी इधर भी लगा देता हूं, पॉलिटी उधर भी लगा देता हूं। ठीक है, और चलो ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है। तो माइक 2 है मैम, आराम से आप ये लगा। हेलो, सही है, ये आप ये लगाओगे ऐसा एक, क्योंकि इसमें क्या है कान बाल, ये वाला थोड़ा ठीक है। आवाज आ रही है? तो एक सेकेंड में इसका, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने भी आरएस की इस जर्नी के अंदर सबके सब ने अपनी स्टार्टिंग कर ली है। कितना टाइम हो गया आपके बैच चालू हुए हुए? 3 महीने। कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो गए? एक एक बताओ, आप बताओ। इकोनॉमिक्स और रीजनिंग, और अभी कौन सा चल रहा है? ओके, तो ये मोनोलॉग नहीं करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे। आप हमसे क्वेश्चंस पुट अप कीजिएगा, विल आंसर योर क्वेश्चंस। और कोई भी ऐसी बात हो, कोई ऐसा डाउट हो जो आप चाहते हैं कि हमें एड्रेस करें इस चीज के ऊपर, तो वह आप हमसे पूछ सकते हो बेझिझक, कोई भी क्वेश्चन। हम हमारी जर्नी बताएं। ठीक है, वीनू जी आप शेयर कीजिए पहले। नमस्कार सभी को। बाकी आपको वो तो सेमिनार में सब पता चल ही गया होगा, प्री मेंस वगैरह वगैरह सब। अब जर्नी का तो क्या है कि जैसे जैसे मेरे हिसाब से आप जो डाउट पूछोगे उससे हम अपनी जर्नी से रिलेट करके आपको अच्छे से बता पाएंगे। आवाज नहीं आ रही। सेंटर में हो। एक मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है और अपने 4th ईयर के कई होंगे यहाँ पे बीटेक ग्रेजुएट्स, है कोई? 1 2 3 4, ठीक है खूब। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक किया, उसके बाद 4th ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आरएस में जाना है। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहली बार में मुझे सफलता जो मैं चाहती थी वो मुझे हासिल नहीं हुई। मेरी 211 रैंक आई थी और अकाउंट सर्विसेज मिली थी। मैं दोबारा एग्ज़ाम दिया और फिर मेरी 5th रैंक आई। तो सुनने में तो बहुत शॉर्ट लगता है कि बहुत ब्रीफ जर्नी रही है, बट इसमें जितने साल लगे, जो मेरा पेशेंस, जितना मेरी मेहनत इसमें रही है, तो उस चीज़ को कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता 2 अटेम्प्ट से। क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने ये एग्ज़ाम दे के आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। बहुत टाइम तक मैं भी उस साइड थी और यहाँ सुनती थी, और मैं आशा करती हूँ कि अगले साल आप में से भी बहुत जने वहाँ से यहाँ आए। मेरा बैकग्राउंड बीए रहा है। अब इनसे तो क्या पूछूं कि कौन कौन बीए से। मेरा भी ये 2nd अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में तो बहुत ही गंदी रैंक आई थी। 600 समथिंग थी। पर उसमें जो मेरी गलती रही वो बताती हूँ। अब उसमें क्या होता है कि मैं 3rd ईयर में थी अपने ग्रेजुएशन के, तो घर वाले बोलते हैं कि भाई आरएस की तैयारी करो। तो मुझे हमेशा ये था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर करेंगे। ये हमेशा लगता है ना कि बाद में आराम से करेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है। तो अब वैकेंसी आ गई, मेरे पापा ने बोला फॉर्म तो भर ले। मैंने कहा लास्ट डेट चली गई कि कैसे चली गई, भरो फॉर्म।
तो मैंने फॉर्म भर लिया, देखा कि 2 दिन बचे थे उसमें, तो भरना ही पड़ा। उसके बाद में बोला कि जैसे मैंने अगस्त में फॉर्म भरा था, अक्टूबर में प्री था, तो मेरे पास 2 महीने थे। अब मुझे पता था होना जाना है नहीं कुछ अब घर वालों की तरफ से, तो फिर मैंने एक सीनियर से पूछा कि 1-2 कुछ बता दो जो थोड़ा मैं पढ़ लूँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम, उसी टाइम ये पैटर्न चेंज हुआ था, ये रीजनिंग और मैथ्स आने लग गया। तो मेरा वैसे ही मैथ्स तो अपने क्रॉस कर ली पहले ही। अब मैंने कहा चलो रीजनिंग थोड़ा कर लेते हैं, रीजनिंग हो जाती है, तो रीजनिंग की। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, पॉलिटी नहीं आती, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि मेरा बीए में सब्जेक्ट्स अलग थे। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो वो मूमल की एक तो आती है ना छोटी छोटी पतली बुक्स, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप सी, वो ही लाई राजस्थान के लिए। उसके बाद में उसकी करंट की भी आती है कुछ 6 महीने की, वो लाई। फिर कुछ थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लिया, ऐसे बेसिक बुक से। मुझे पता था मेरा नहीं होगा, पर कट ऑफ इतनी कम गई कि हो गया मेरा प्री। घर वाले तो ऐसे राजी हो रहे हैं कि वाओ हमारी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, मेरा तो जी जानता है। अब प्री हो गया, वो बोल रहे कि वाओ मतलब मेन सब कर लेगी ये। अब मुझे पता है मेरा प्री कैसे हुआ है, भगवान क्यों हुआ प्री ये, क्योंकि प्री हुआ तो मेंस देना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा मेंस के लिए क्या करूं, तो मुझे बोला कि स्प्रिंग बोर्ड चले जाओ, क्योंकि आरएस का ये सबसे अच्छा है। और मुझे कोई बैकग्राउंड पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है, तो आपको गाइड करने के लिए भी कोई नहीं था। तो मैं तो यहाँ आ गई स्प्रिंग बोर्ड। अब सर मेंस का बैच ऐसे होता है ना, सर बोलते पॉलिटी तो तुमने प्री में पढ़ी होगी, हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, ये तो पढ़ा ही होगा। और मेरा सब्जेक्ट था बीए में इकोनॉमिक्स था, तो मैंने कहा चलो ये इकोनॉमिक्स थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, बाकी पॉलिटी और सर बोलते ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं पता मुझे। मैंने कहा मुश्किल हो गई ये मेंस, प्री क्यों हुआ मेरा पहले तो। चलो फिर क्या हुआ कि मैंने जो दिया था उसमें पेपर आउट हो गया था, तो वो कैंसिल, प्री कैंसिल हो गया उस टाइम। तो मैंने कहा वाह अब फिर से प्री निकालना और मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा चलो नहीं निकले तो भी ठीक है। फिर बोलते कि नहीं फिर से प्री होगा, वो भी निकल गया। फिर धीरे धीरे बोलते अब मेन से, तो पोस्टपोन होते होते टाइम मिलता गया। पर मुझे ये लगता था कि मुझे अभी नहीं देना है, बाद में देना, क्योंकि अभी मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता इस वाले में, तो भी अब देना ही पड़ा। मैंने कहा मेंस नहीं होगा, और मेंस भी हो गया। मैंने कहा अब मुश्किल है, अब घर वाले और के मेंस हो गया, अब तो ये तो रैंक ही लाएगी। मैं कहा एक तो सेकंड पेपर मैथ्स और वो पूरा रीजनिंग का और पूरा आता था साइंस। मैं कहा इसमें तो मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया मैथ्स का। और मैंने कहा मुझे पता है कि क्या है, तो कि चलो इंटरव्यू कॉल हो गया। इंटरव्यू के बाद में लिस्ट आई, रैंक आई 600 समथिंग। मैंने कहा इसमें तो अब क्या ही मिलेगा, पर रहने दो कोई बात नहीं। फिर मेरी शादी हो गई। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं अब नहीं देते अटेम्प्ट, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर अब जैसे आरएस बनना है, मुझे लगता है कि आप लोगों में भी अगर जो सोच के आया है ना कि जिसको बनना है, तो आप भले 1 महीना कहीं और बिजी हो जाओगे, पर बीच में वो आता रहेगा कि यार मेरे साथ वाले पढ़ रहे हैं, मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ वालों को हो गया भी था, तो मतलब ठीक चल रही है लाइफ, तो भी बीच बीच में आएगा कि यार मैं भी बन सकती हूँ। तो भी सोचा कि नहीं यार क्या है, अब क्या बनेगी, इतनी कोई पढ़ाई होगी क्या तुझसे। फिर बाद में पता चला, मतलब 2016 मैंने नहीं दिया, फिर 2018 में पता चला कि मैथ्स हट गई। मैंने कहा अब बिनो चांस है पूरा। फिर मैंने कहा इस बार देती हूँ, पढ़ के देती हूँ, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, ऐसे घास नहीं काटेंगे, इस बार पढ़ के देंगे। और जो गलती उस टाइम मेरे से हुई थी, मैंने टेस्ट नहीं लिखा था, आंसर राइटिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। तो आप कितना ही सिलेबस कर लो, आपकी अगर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है उससे। तो इस बार मैंने कोचिंग में ऐसे क्लासेस अटेंड कम की थी, क्योंकि वो मैंने नोट्स ले लिए थे स्प्रिंग बोर्ड के, मुझे पता है, और उस टाइम मैंने पढ़ भी लिया था मेंस में, तो बैकग्राउंड थोड़ा तो पता था। उसके बाद में मैंने हर संडे टेस्ट दिया है, प्री का हो मेंस का हो, और इवन जब टेस्ट नहीं होते थे तो मैं आंसर लिख के दिखवाती भी थी कि क्या इसमें इंप्रूव करो। और मेन मेरे हिसाब से आपको जो फोकस करना चाहिए वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे होना चाहिए। कितना भी पढ़ लो, अगर आपने उसको
आंसर पेपर में नहीं लिखा है, आप क्या सोच रहे हो, उसको कम शब्दों में अच्छे से नहीं लिखा है तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी से 3 महीने में जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसका स्टार्ट करो लिखना। आज जो आंसर लिखोगे महीने बाद में उसमें थोड़ा अच्छा होगा, अपने आप होगा। अपने सीनियर से बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, एक दूसरे का चेक करो। तो ये फिर बाद में मैंने कहा अब सब टेस्ट दे दिए भगवान, अब इस बार निकाल दे, क्योंकि इस बार तो मैथ्स भी चली गई है और फिर आ गई तो वाह हो गया, बट होपफुली इस बार हो गया। तो बस ये जर्नी है। मैं ये बीनू की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शायद हम दोनों की जो कॉमन मिस्टेक रही थी दोनों पिछले अटेम्प्ट्स में वो टेस्ट सीरीज ही थी। मैंने भी ये सोचती थी, मतलब ऐसे भी दिन थे कि जब मेरे को टेस्ट का मैं पढ़ के नहीं आती थी, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो मैं क्या करती थी, टेस्ट लिख के अब आता नहीं है तो बेइज्जती होगी, नवीन जी नंबर बोलते थे खड़े होके पोडियम पे, तो मैं उस पेपर को साथ ही ले जाती थी, चेक ही नहीं कराती थी। और मैं, जैसे मेरा नाम वर्षा शर्मा है, तो मैं कृति सिंह लिख के पेपर दे देती थी ताकि नंबर आएंगे तो मैं खड़ी नहीं होंगी अगर गंदे नंबर। पर ये बहुत गंदी हैबिट थी मेरी, क्योंकि इससे मेरे को जो नुकसान देखे वो आप सभी देख रहे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। टेस्ट आपको अच्छे से देने, सबसे बड़ी बात है आपको, आपने पैसे दे के यहाँ पे आए, कोई भी मुफ्त में नहीं पढ़ रहा, तो जितना एक्सटॉर्शन, जितना आप इन लोगों से फ़ायदा ले पाओ ना उतना फ़ायदा लो। आपको अभी यहाँ पे एक फैकल्टी भी बिठा रखी है जो आपके टेस्ट पेपर चेक करता है, उनको जाओ। अच्छा, इसमें 18 में मैं क्या करती थी, 16 में मैं ऐसे देखती थी मेरे अच्छे नंबर आए, क्लास में नाम बुलाए तो फिर मैं थोड़ा गर्व से जाऊं, मतलब मैं इस टेस्ट को इतना बड़ा मानती थी। 18 में मेरे में मैच्योरिटी आई, आपको आरपीएस से मैच्योर बना देती है अपने इस एग्जाम की जर्नी में। तो आप क्या करें उस टाइम अपने इस चीज़ को, जैसे टेस्ट में मेरे 105 आए तो मैं कहती थी 105 क्यों, और भी कम थे, मतलब मेरे को मेरी गलतियां बताओ, जैसे ये आए तो ये नंबर से मुझे यहाँ पे क्या करना है, और गलतियां बताओ और गलतियां बताओ। कई बार तो इतने इरिटेट हो जाते थे कि इसमें बस ये सही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जितनी कमियां जानोगे ना अपनी, वो आपको एग्जाम में उतनी हेल्प करेगी। मतलब कई बार ऐसा होता है पेपर लिखते लिखते खींच के ले जाते थे, स्टेपलर निकल जाता था, आधा पेपर मेरे पास आधा उनके पास में, क्योंकि बस उस टाइम ये होता था कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है। पर इससे मेरी एक गलत हैबिट डेवलप हो रही थी, मैं यहीं पर फोकस कर रही थी। 18 में मैंने ये नहीं किया। आंसर्स में भी मैंने मॉडिफिकेशन किया जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, जिससे मुझे लगा है ये मुझे बहुत हेल्प की है। क्योंकि देखिए प्री क्वालिफाई करना इतना टफ नहीं है जितना मेन से, ये तो सब आप सहमत होंगे इस बात से। तो इसमें मैंने ऐसी कॉपीज देखी है जिस लड़की ने, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी पूरी तैयारी, मेरा सिलेक्शन हो गया उसका नहीं हुआ। तो ये कहाँ चेंजेस आए, मटेरियल हमने सेम पढ़ा है, टाइम एक साथ पढ़ते थे, तो कहाँ, ऐसे तो है नहीं कि कोई मैंने अलग चीज़ पढ़ी है, आंसर के अंदर डिफरेंस पड़ा। जब हमने पेपर्स देखे एक दूसरे के तो हमें पता चला आंसर में डिफरेंस था। तो वो क्या क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको दोनों से कंपैरिजन करूंगी, तो हो सकता है आप लोगों को वो ज़्यादा आप उससे पहचान पाए कि क्या कमी थी पहले में। तो मैं अपने 16 का बताती हूँ। 16 में मैं क्या करती थी, आंसर जैसे कुछ भी पूछा, एग्जाम्पल लीजिए, एक जैसे 16 के पेपर में आया था घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, है ना, तो मैंने है ना उसमें अच्छे से लिखने लग गई, इट वॉज लोकेटेड इन मेवाड़, और जैसे मुझे पता नहीं था ना तो ऐसे ही कुछ भी गप्पे मारी उसमें कि है ना ये ऐसा था, ऐसा नहीं, क्योंकि 2 जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि आप लिखे ही जा रहे हो उसके अंदर। तो फिर मैंने अपने 18 के अंदर लिखा, यहाँ पे भी सिखाया था, तो जैसे है ना लोकेटेड इन मेवाड़ सेमी कॉलन, जैसे मेवाड़ में स्थित है, सेमी कॉलन समझते हैं, सेमी कॉलन डॉट और कॉमा आगे लिख दो, जैसे है ना फाउंडेड बाय जो भी था, फिर है ना डिस्क्राइब्स अबाउट वैष्णविज्म इन राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक छोटा सा मैप बना दो। तो आपने कम शब्दों के अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी। अब 5 नंबर का है तो अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक पैटर्न सेट कर लेते हैं ना, तो पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में ही लिखेंगे, या फिर बुलेट्स में लिखना है तो बुलेट्स में। ऐसे नहीं होता, उस क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है। अगर आपसे पूछ रहे हैं नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट, अब उसके अंदर आप पॉइंट्स में कैसे लिखोगे उस आंसर को, वो तो पैराग्राफ फॉर्म में ही आएगा। तो क्वेश्चन की डिमांड समझो वो किसके अंदर लिखना है, क्योंकि आपको नंबर उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। एक बुलेट बनाना आप जिनकी आदत हो वो हटा दीजिएगा, 16 में मेरी भी आदत थी, 1 2 3 4, क्योंकि एक एग्जामिनर को आप एक एग्जामिनर के तौर पे देखिए उसे कितनी कॉपीज चेक करनी होती है, तो वो बुलेट के थोड़ी गिनता रहेगा कितने हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखिए। जैसे सैलिएंट फीचर्स पूछ लिए, कुछ भी मान लीजिए वेस्टर्न राजस्थान के, तो 1 2 3 4 ऐसे वो नंबर देखेगा, 8 पॉइंट लिखे हैं या 6 पॉइंट, उस हिसाब से आपको नंबर देंगे।
तो ये गलतियाँ, जहाँ पे मैप की ज़रूरत है, जैसे रॉक्स के बारे में आया है ज्योग्राफी में, तो मैप बना के दिखाइए, और मैप बहुत ज़्यादा जगह कवर नहीं करे, इधर के साइड के अंदर छोटा सा मैप बना के बता दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करते होंगे, लेकिन ये आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव कैसे होगी, आप जितने टेस्ट देंगे उनसे, उनको चेक करवाइए। अच्छा, 18 का पेपर बहुत बड़ा है, तब भी बहुत बड़ा था 18 का फर्स्ट पेपर, मतलब मैंने जिनसे पूछा फ़ोन करके, सबने कहा हमारा पेपर छूटा है। मेरा पेपर, कोई सा पेपर नहीं छूटा, इनफैक्ट सारे पेपर 10 मिनट पहले हुए थे, और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी। नहीं, इसमें ताली की बात नहीं, ये सब आप भी कर सकते हैं। ये कहाँ से हुआ, वो मैं टेस्ट लिखती थी ना, तो इतना मेरी स्पीड बन गई थी कि मैं पेपर टाइम पे कर पा रही थी, मेरा दिमाग चल रहा था कि हाँ इस आंसर में इस तरीके से लिखना। तो वही होते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपका आंसर्स रिफाइन होंगे। और एक चीज़ और, कभी भी ये चीज़ मैंने खुद ने फील की है, जब मैं कुछ नहीं थी, जब लोगों के बहुत ताने मिलते थे, बहुत, मतलब रिश्तेदारों को मैं ऐसे कहती थी कि आपके पास ये बुक है ना, तो मुझे ला के दे दीजिएगा। बुक्स में कोई हेल्प नहीं करते, ऐसे कहते थे कितने साल तक पढ़ती ही जाएगी। उनको ये नहीं दिखता था कि मैंने अभी दूसरा अटैम्प्ट दे रही हूँ और मेरे को इस टाइम मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, बजाय आप मेरे को इतना इस चीज़ के लिए मेरे को सुना रहे हैं। तो आप इस चीज़ की यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैं बता रही हूँ, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो लोग आपसे पहले आपको सुनाते थे वो आपके हितैषी बन जाएंगे, हर जगह जाके बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को भी ऐसे पता चलता है कि वो मेरी रिश्तेदार है, भले ही मैं रिश्तेदार नहीं हूँ उनकी, पर आपके बहुत सारे अच्छे रिश्तेदार बन जाएंगे। बात ये है कि आपका ये सिचुएशन बदली ना, तो लोग बदल गए। आपको किसी के लिए भी नहीं बनना है आरएस या वो, आप खुद के लिए और अपने माता पिता के लिए बनना है। क्योंकि आप सोचिए, उनको वो आपसे कितने आशाओं के साथ आपको यहाँ भेजे। कितने पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी खुशियों को मतलब उस पर रख के, आप प्रायोरिटी पे नहीं रख के आपकी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा है। मतलब मैं जानती हूँ कई 1-2 लड़कियों के मेरे पास फ़ोन आते थे प्री के टाइम, वो लड़की ऐसे कहती थी मेरे पापा ने लोन लिया है मैम और मेरा इस बार नहीं निकलेगा। तो डिप्रेशन में मत आइए, क्योंकि ऐसे सबकी हम सभी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आए, तो हम लोगों को सबके साथ सेम सिचुएशन है। इस बार नहीं तो दूसरी बार निकलेगा, लेकिन निकलेगा, पक्की बात है। ये आपके सामने 2 उदाहरण है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होइएगा आप कभी भी प्रिपरेशन के दौरान। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कभी भी ये लग रहा है ना मैं ये एग्जाम से अब निकल जाऊँ या दूसरा, तो कोई ऐसा इंसान अपने पास रखिए या कुछ भी ऐसे जो आप उससे अपनी बातें शेयर कर सके। मतलब उस लड़की को मैं कभी भी, वो मेरे को फ़ोन करती थी, मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत ही अभी टफ टाइम से गुजर रही है। उसके पापा किसान थे, उन्होंने लोन लेके पढ़ाया था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। तो मैंने उसको ये कहा कोई बात नहीं, दोबारा दो, और तुम्हारे को जो हेल्प चाहिए वो बताओ मेरे को। और खुद को है ना हमेशा कमतर, वैसे मत सोचो कि मेरे इस टेस्ट में इतने नंबर आ गए तो मेरी तो बहुत तैयारी है। हमेशा कमतर रखो कि इसमें मेरी ये कमियां रही है, मुझे नेक्स्ट टेस्ट में इसको इम्प्रूव करना है। पर्ची मैं जब घर पे पढ़ती तो लगा था नहीं। चलो क्वेश्चन से पहले मैं कुछ और बता देती हूँ, बताऊंगी जब आ जाएगी। जैसे इन्होंने बोला कि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो जब भी तैयारी करो या अब यहाँ आ गए हो तो जहाँ से आप आ रहे हो ना वो जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। मतलब मैं जालोर से आती हूँ, तो वो ऐसा एरिया जहाँ की लिटरेसी रेट आपको पता ही है, वहाँ से यहाँ तक का स्ट्रगल बहुत अलग है। आप स्प्रिंग बोर्ड में या जयपुर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका होना चाहिए कि आप उन लकी में से हो जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर। तो कभी भी जो जड़ आप जहाँ से आए हो ना उनको नहीं भूलना, और ये हमेशा ट्राई करना है कि अगर आपके माँ बाप या आपका परिवार इतना विश्वास करके आपको यहाँ भेज रहा है तो आपको उनके विश्वास को नहीं तोड़ना है। क्योंकि यहाँ बैठने के आप बोल रहे हो कि चलो पैसे दे दिए, सब पढ़ रहे हैं, मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, और इस जगह में नहीं पढ़ने के आपके पास 100 कारण होंगे। एक तो ये सोशल मीडिया हो गया, स्क्रॉल करते जाओ, या कुछ और कितने सारे डिस्ट्रैक्शन है। बट हमेशा याद रखना कि यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आप टाइम दे रहे हैं, तो आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड में ये कितने लोग होंगे, आप
मान लो 1500, और बाहर नोट्स है स्प्रिंग बोर्ड के, सबके पास है, हर कोई ये नोट्स पढ़ रहा है, सबके पास मटेरियल है, आप कैसे अलग अपने आप को करते हो वो आपकी मेहनत पर है। हर दिन मुझे लगता था हमेशा कि आज का होता है ना, कभी कभी किताब खोल के अपन बैठ रहे हैं पर दिमाग में नहीं जा रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं या पढ़ क्यों नहीं पा रही हूं और दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है। मैं मेरी बताती हूँ कि उस टाइम मुझे डर लगता था कि यार सबने तो कर लिया और मुझसे हो नहीं रहा है ये, तो उस टाइम अब कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो किताब बंद करके थोड़े टाइम सो जाओ, मतलब उठो, फिर आपको ये अपने आप रियलाइज हो गया कि मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया है, सो भी गया तो वो डर लगेगा ना, पढ़ने लग जाओगे अपने आप। और ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए कि आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है तो किताब खोल के रखे क्योंकि मेरा टारगेट है 12 घंटे पढ़ने का, तो वो कोई मतलब नहीं है। जब भी पढ़ो आपको लग रहा है ना कि अब दिमाग में जा रहा है तो ही पढ़ो, नहीं जा रहा है किताब बंद करो, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, अपने आप डर लगेगा कि मेरी फ्रेंड ने या जो मेरे साथ है उसने तो कर लिया कवर, मैं पीछे रह गया, पढ़ाई होगी अपने आप। और ये जो बोलते हैं ना, मतलब ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि डर नहीं लगता, या ये जर्नी अपने आप में इतनी बड़ी है कि हर दूसरे दिन आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, और इतना सारा सिलेबस कैसे कवर हो गया। आपने तो कितने 3 महीने हुए हैं ना, तो अभी तो ऐसा ही लग रहा होगा यार क्या चल रहा है ये, और हम ऊपर से मेंस की बातें करने और आ गए। कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छा टाइम है आपकी शुरुआत का, पढ़ो, और जो भी पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि प्री में आ गया तो प्री वाला भी कैसे निकालना है, और मेंस वाला आ गया तो मेंस वाला भी कैसे निकालना है। और ये जो जर्नी है ना आपकी, जो अब लोग कुछ पूछते हैं कि इंटरव्यू का कैसे करें, अरे ये जर्नी, ये प्रोसेस है, इसमें अपने आप आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। एक जब आप आए थे उस टाइम क्या थे, 3 महीने की नॉलेज के बाद में आप क्या है, साल भर यहाँ रह जाओगे तब क्या है, थोड़ी मेच्योरिटी आती है, थोड़ा एक्सपोजर मिलता है ना, तो वो अपने आप होती है उसकी तैयारी। ऐसे नहीं कि हम इंटरव्यू अरे पहले मेंस तो करो क्लियर, प्री तो करो। तो अभी ये टाइम है कि बस जो पढ़ा रहे उसको अच्छे से पढ़ो, टेस्ट जितने हो सके दो, ये तो मस्ट है, मतलब रिवाइज बार बार करो। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स इनफ है क्या, अरे ये तो कर लो पहले, मतलब मैडम आपने वही पढ़े थे, मैंने कहा मैंने तो यही पढ़े हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े, पर इतने अच्छे से पढ़े थे कि मुझे पता था कि इस नोट्स में किस पेज पे क्या है, क्योंकि वो रिवीजन होता है, और रिवीजन रिवाइज कर करके आप टेस्ट देते हो। आपका संडे को टेस्ट है तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे ही, अगले पॉलिटी का टेस्ट है तो आप उस वीक पॉलिटी पढ़ोगे ही, फिर हिस्ट्री का आएगा तो फिर से हिस्ट्री पढ़ोगे। तो इसको रिवाइज करना है। और एक ये लोग होते हैं ना कि मार्केट में ये किताब आ गई है, मार्केट में उसके नोट्स आ गए, इतना मटेरियल है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये यहाँ से पढ़ना है, स्टिक टू दैट, और थोड़ा कुछ चेंज होता है वो उसे अपडेट करते रहिए। मतलब ये गलतियां होती है कि ये तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो कर लिया, अब मैं उस बुक से लाके वापस नोट्स बनाता हूं, अरे क्या मतलब, बात तो वही है ना। और ये इतना मेहनत कर रहा है स्प्रिंग बोर्ड आपके लिए, बस अच्छे से पढ़ो, ये हो जाए उसके बाद में, और अपना दिमाग हमेशा खुला छोड़ो कि आसपास क्या हो रहा है, कोई भी हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसको रिलेट करके पढ़ो कि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो मुझे ये एग्जाम्पल याद रहना चाहिए उस टाइम, ताकि अगर इमरजेंसी हो गया या सेंटर स्टेट रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो कहीं प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो आप अखबार में पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। फिर ऐसा सेंटर स्टेट का कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा कि रिसेंट कर्नाटका में लगा या कहीं भी लगा, कोट करके लिखोगे तो अच्छा लगता है हर चीज। ये फैक्ट्स आते हैं। अब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो इसमें क्या कि मुझे इससे नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल इतनी स्प्रिंग बोर्ड से भी आती है करंट की। और बाकी मैंने जैसे ऑनलाइन भी विजन की, दृष्टि की कितनी होती है, तो उसमें ऑलरेडी ऐसा पैटर्न होता है ना, बॉक्स में कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो आप हमेशा ट्राई करो कि अपना आंसर उस हिसाब से लिखो, उसमें इरिलेवेंट मतलब कोई बात नहीं होती है। बॉक्स होता है उसमें WHO है तो कब फाउंड हुआ, तो अपना कोई WHO से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इतना उसमें मेन लिख देते हो कि इसका क्या रोल है, इसके क्या फंक्शंस है, या इसके क्या वो एफर्ट हो रहे हैं, या जो भी वो आंसर लिखो। पर बॉक्स में ये अच्छा सा कुछ फैक्ट लिख दो ना कि भाई WHO कब फाउंड हुआ था, पूरी लाइन नहीं लिखनी, WHO.founded जो भी है आपका स्थापना, 2-3 या मतलब जगह बचा के आपको उसको इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी है कि वो बोले कि कोई कमी ही ना निकाल पाए कि आपने भर दिया भाई कि अच्छा इसने ऐसे नहीं किया कि इंट्रोडक्शन नहीं दिया। इस बॉक्स में इंट्रोडक्शन है ना WHO का, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन का आ गया, तो अब रिसेंट में कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा है तो आप शुरुआत करो ऐसी फैक्ट से जो सही है, तो उसको ऐसे लगेगा कि ये हाँ सिर्फ रटा रटाया नहीं है, ये दुनिया में और चीजें जो हो रही है उसका भी ध्यान रख रहे हैं।
तो ये चीजें अब जो भी पढ़ो ध्यान रखना। मतलब अपन क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं, 10th तक जो पढ़ा है, 10th का एग्जाम दिया, डिलीट, 11th का दिया, खत्म। कॉलेज का फर्स्ट ईयर का एक रात पढ़ते बीए वाले तो बीएससी में तो भी मुझे लगता है थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाती है, मेहनत करने की भी आदत हो जाती है। हम लोगों के लिए थोड़ा होता है कि कल एग्जाम है, आज रात में 5 यूनिट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बीनो बीटेक वालों की भी यही हालत है। फिर ठीक है। तो अब ये होता है ना कि आज कर लिया और कल लिखा, परसों डिलीट। ऐसा नहीं करना है, हमें याद रखना है। और ये तब रहेगा जब बार बार आप पढ़ोगे, उसको रिवाइज करो, है ना। और हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। और जो ये घबराहट होना, आज याद नहीं हो रहा, आज पढ़ाई नहीं हो रही, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। और ये कब होता है, जब आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं या कहीं चूक हो रही है आपसे कि अच्छा मैंने पढ़ा है पर मैंने वहां पर पूरा नहीं किया। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको पता है ये सब है, इसमें से कुछ भी पूछ लो। और उसके बाद में भी डर लगता है, तो नॉर्मल है। अब ये क्वेश्चंस देख लूं मैं। अच्छा, ये बात बीनू ने बहुत सही कही है। क्वेश्चन जो पढ़ाई की, आरपीएससी ने जो सिलेबस डिजाइन किया है ना, मेरे को उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, पर आज चूंकि मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ तो बहुत ही स्मार्टली बनाया। इसलिए बनाया ताकि ये आपको आगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे। जैसे एथिक्स है तो बहुत सारी उसकी चीजें हैं जो हमने वहां पढ़ी ना, इसलिए हमारे को हेल्प कर रही है। तो आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि आपको एग्जाम पास करना है, इसलिए पढ़ो कि आप एक बेहतर इंसान भी बनोगे। पढ़ाई आपको सिर्फ ये जो अपन कहते हैं रटाफिकेशन, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, पेपर अपना टाइम पे कैसे होता है, इसका मैं एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ। जैसे जो 7 सिंस ऑफ गांधी जी क्वेश्चन आया, अब मुझे पता है बाकी पूरा पेपर भी है, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, बट मुझे मेरी सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। ये एथिक्स का है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे बादल सा बनाओ, लिख दो 7 सिंस ऑफ गांधी जी, यूं करके उसमें एरो करके लिख दो। टाइम मिले एक बार के लिए छोड़ के अपना बाकी पेपर करो। टाइम मिल जाए तो उनके बारे में एक एक पॉइंट लिख दो। अगले को भी पता है इतना पेपर लेंथी होता है, इतना लिख दिया वो भी बहुत है। वो 5 में से जहाँ 0 आ रहे थे ना आपके, 5 में से 3 या 2.5 तो आएंगे आपके। तो ऐसे आपको एक एक नंबर चुराना है। तो वो अब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप आंसर्स लिखेंगे। अब आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, बिनु आप करो। एक चीज ये कि प्री जो होता है उसको भी ऐसे हल्के में नहीं लेना है। आजकल वो एग्जाम ऐसा आने लग गया है ना, आरएस का प्री हाई होने लग गई है। ए है, ए नहीं है, ए भी 2 है, नाइदर 1 नॉट 2। यूपीएससी वाला पैटर्न आ रहा है। तो वो तब होगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार टेस्ट देंगे। शुरू में 1-2 टेस्ट देने से नहीं होता, क्योंकि वो बबलिंग होती है, उसमें ही गलती कर देते। 57 का आंसर सी है, 56 का सी कर दिया, पूरा रॉन्ग होता है ना कहीं गलती से। तो उसकी भी हमको प्रैक्टिस करनी है। आप कितना भी पढ़ लो, आकर अगर टाइम पर आपका पेपर नहीं हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो और कितने गलत जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ये सब टेस्ट से होगा। मेरा फोकस, मतलब आज अगर कोई चीज मुझसे एक सीख लो तो ये है कि टेस्ट बहुत देने हैं, बस ये सीख लो। सब भी दोनों के टेस्ट। अच्छा, प्री को मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी रहती थी वो ये थी, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती। पहले ऐसा जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, फर्स्ट फेज में वो क्वेश्चंस निकाल लेती थी। सेकंड के अंदर वो जिनमें मैं थोड़ी हूँ श्योर, पूरी नहीं हूँ। फिर उसके अंदर, क्योंकि अब अपन को कट ऑफ तक तो जाना है ना। जैसे मैंने 20 कर लिए जिनमें पूरी श्योर हूँ, तो 20 तो आगे करने ही पड़ेंगे, जब भी तो आगे कुछ होगा। और थर्ड के अंदर वो जो बिल्कुल ही नहीं आते, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने, क्योंकि वो नेगेटिव में जाते हैं। पर कुछ कई बार क्या होती है, अपनी गट फीलिंग कहती है अरे यार इसका यही होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा गट फीलिंग की भी नहीं सुननी, 2-3 में सुन लेना, मतलब जिसमें लगे कि हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं सुनना, वरना वो नेगेटिव के अंदर जो अच्छे खासे नंबर आपने स्कोर किए होते हैं ना, वो नेगेटिव में चले जाते हैं। मतलब इसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो क्या 1/3 कटता है ना, ऐसा हाँ। कुछ है। तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर रखा होता है कि मुझे 60 क्वेश्चन ही करने हैं और ये राइट हो गए तो मेरा हो जाएगा। पर कभी ऐसा नहीं होता। आप सोच के आते हो, वो नहीं एक होता है, ये नहीं है, और वो नहीं दिखता नहीं है अपन को, और हम गलत करके आ जाते हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो मुझे इतने ही करने। आए ट्राई करना। 75%, 50% भी लग रहा है तो उसमें आपको लगता है कि मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं किए कि मेरा प्री होगा, कि अब मुझे थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आप 6 क्वेश्चंस का भी रिस्क लेते हैं तो वो इनपुट आउटपुट देखना है। तो उसमें से 2 राइट हो गए और 4 गलत हो गए, तो भी 1/3 कट के 2 का जो पॉजिटिव, और जो इतनी मैथ्स तो आती है मुझे तो आप थोड़े पॉजिटिव में ही रहोगे। मतलब आप जाओगे ना। पिछली बार जब ये 2018 का प्री देखा था, मुझे मुश्किल से पहले बार में तो 10 ही क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने कहा हो गया कल्याण। फिर पानी पिया,
फिर वो अब पेपर ऐसा आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें ये पढ़ा था, ये नहीं हो सकता इसका, फिर एक काटते हो आप, फिर लगता है ए ऑप्शन वाले तो दोनों कट गए। इस तरह से पेपर करते हैं ना आपके, आपको देखते ही आ जाता है पूरा पेपर, है ना। वो अपना वो एसआई वाले और वैसा है नहीं कि जिसमें एसआई क्या वो पटवारी और इनके आते कि ए ही है इसका आंसर, अपने तो ऐसे आते कि ए बी सी डी, फिर नीचे आता है कि ए। तो ये जो टेक्निक से ही आपकी टेस्ट देने से आएगी, तो ये टेस्ट इसलिए देना है और फिर थोड़ा रिस्क भी लेना है, एकदम वो उस पर टू द पॉइंट नहीं करके आना है कि 2 उड़ जाए तो फिर तो आप 6 करते हैं, अगर 4 भी रॉन्ग होते हैं तो भी पॉजिटिव में आता है कुछ, 10 करते हैं 6 रॉन्ग हो गए तो भी 4 का भी कुछ आएगा, पर वो ही करने जिसमें थोड़ा लग रहा है कि आंसर हो सकता है, एकदम वो वाले नहीं करने हैं। और जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो मैथ्स के कर लो, और हमारे जैसे तो मैं तो मैथ्स का छोड़ के ही आई थी, अपने देखने ही नहीं जितने क्वेश्चन नहीं। लेकिन इसके अंदर एक चीज और, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है 2018 में, अपन को डाउट भी नहीं करना है, मतलब मैं इतना दिमाग में बना के गई थी। अब तो आरएस का पेपर बहुत यूपीएससी लेवल का आता है, एक क्वेश्चन बहुत ईजी था और उसका मेरे को आंसर, मैं कहा यार इतना ईजी हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इसमें वो होगा, इतना डाउट भी नहीं करना। कई क्वेश्चन वो ईजी भी देते। अच्छा, पेपर की एक स्ट्रेटेजी होती है, या आप धीरे धीरे दोगे ना पता चलेगा। वो कुछ क्वेश्चन ईजी डालते, कुछ टफ, एवरेज, बिलो एवरेज, टफ और बिल्कुल इजी, 4 पैटर्न में डिवाइड करते हैं। तो वो इजी भी डालेंगे और ज्यादा खुश भी नहीं होना है कोई क्वेश्चन देख के कि यार ये तो मुझे आता है। बोल्ड करके देती है ये आरपीएससी, नॉट विच ऑफ दीज आर नॉट लेज्यूम्स, बोल्ड करके नॉट, तो भी अच्छा ये लेज्यूम्स पूछा, ये तो मुझे आता है। तो जब नॉट उसने इतना बोल्ड किया, उसका कारण ये है ना कि इसको ढंग से देख, इसमें ये है नॉट। तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना। आरपीएससी को पता चल गई थी ये कि बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं, तो वो बोल्ड करके देने लग गया। तो आप इन चीजों को, अब जैसे हमारे से गलती हुई है तो आप इन चीजों का ध्यान रखो। मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन आता है ना, इफ डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, इफ, है ना, वो सब बहुत के गलत होते हैं, बहुत के। क्यों? क्योंकि अपन सोचते थे अच्छा वो डिवीजन, वो भूल जाते हैं वो डिवीजन तो मल्टीप्लाई है। तो पेपर के टाइम अलर्ट रह के आपको पेपर करना है। तो इस आप करो इसका आंसर। नहीं इन्होंने पेपर आके आंसर कर दिया। अब आप, इनका कहना एकदम सही है कि कुछ क्वेश्चंस तो मेंस में, प्री में, सब में ऐसे आएंगे जो सबको आते हैं, तो वो तो बराबर आ गए। अब उससे एक्स्ट्रा करना है सिलेक्शन के लिए या प्री क्वालिफाई करने के लिए। पर्ची कौन सी पब्लिकेशन, ये आप करो। इसमें क्वेश्चंस है, एक ही है, मैम जब घर पे पढ़ते हैं तो लगातार नहीं पढ़ पाते, तो क्या इसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए? नहीं, क्यों? देखो, मैं मेरी स्ट्रेटेजी एक और ये चीज मैं बोलूंगी कि मतलब ये जो एक कोई वो नहीं है, लकीर का फकीर नहीं होना है कि जो मैं बोलूंगी वही आपका, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। कोई रात में पढ़ सकता है, कोई दिन में जल्दी उठ के पढ़ता है, तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कोई ग्रुप स्टडी करता है, कोई अकेले पढ़ना पसंद करता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई घर पे पढ़ता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पर मैंने क्या किया वो बताऊंगी। मेरा ये टाइम टेबल तो होता था, मतलब मैं बनाती थी हफ्ते का। उसमें यह था कि मैं कभी ऐसे नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे सिलेबस होगा आपके पास। सबसे पहले तो यही है कि आरपीएससी का सिलेबस लो, उसमें है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के ये 5 टॉपिक है मुझे आज करने हैं, कल इसके 5 वाले करने। तो मैं टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ती थी, ऐसे नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे। अब वो 5 टॉपिक अगर 5 घंटे में हो रहे तो और बढ़िया, 3 घंटे में हो रहे तो और बढ़िया, उसके बाद में कुछ और पढ़ लो, आप कुछ और देख लो। और अगर वो नहीं हो रहे 10 घंटे लग रहे तो 10 घंटे में करो, पर वो टॉपिक करना है आपको। मतलब ये आर्ट्स वाली जो पढ़ाई होती है ना, वो तो कभी मुझे नहीं सेट की, क्योंकि आप लगता है कि आप किताब खोल के बैठे हो, 10 घंटे हो गए, वाह कि मतलब आज की पढ़ाई होगी, पर उसमें से एक ही टॉपिक आपने किया है। तो हमेशा टॉपिक जैसे ये कर लिया, टिक करते जाओ उसको कि ये 5 मैंने आज कर लिए। अब कल उसके 5 करोगे तो पहले उसको देख लेना कि कल जो मैंने पढ़े थे उसका थोड़ा एक बार आधे घंटे में देख लो कि क्या क्या था, फिर वो नेक्स्ट 5। तो टाइम टेबल तो बनाना चाहिए, क्योंकि उससे एक मतलब डिसिप्लिन रहता है। नहीं तो क्या आप कभी भी उठ के पढ़ोगे, कभी भी क्या है। मेरे हिसाब से एक होना चाहिए सेट पैटर्न कि मुझे इतने बजे उठना है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक मुझे पढ़ना है। फिर आपका जो भी दूसरा टाइम है, कोई कोचिंग जाना है या कहीं और जाना है, कोई जॉब करता है, कोई दूसरे जो भी काम है, फिर बाद में वापस के हाँ इस टाइम मुझे अखबार पढ़ना है 1 घंटे, इस टाइम मुझे, मैं ऐसे करती थी कि जैसे हिस्ट्री पढ़ा पर शाम के 2 घंटे मैं
हिंदी और इंग्लिश को देती थी, वो रोज पढ़ती थी मैं, क्योंकि वो 4th पेपर है और बहुत मतलब ये 3 पढ़ोगे उसमें 90 प्लस 100 तक आएंगे और उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप कम मेहनत में। इनपुट आउटपुट भी देखना है, हिस्ट्री इतनी नहीं पढ़नी है कि बाकी सब पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मतलब आप देखोगे कि 80 नंबर में या कितने में हिस्ट्री आ रही है जिसमें मॉडर्न आ रही है, राजस्थान आ रही है, मिडाइवल आ रही है, वर्ल्ड वाली आ रही है, कितना आ रहा है। और इसके बदले में आप मैनेजमेंट सोशियोलॉजी देखो, छोटे ही ये सब्जेक्ट अभी तक आपके ये हुए ही नहीं होंगे, पर आप आगे तो उसमें देखना है कि कहाँ कम मेहनत में स्कोर में ज्यादा कर पाते हो। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क तो ये, पर आपको ये भी देखना है कि नहीं कि आप मुगल्स का पढ़ते जा रहे हो और ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री बहुत कम पढ़ी थी और ऐसे क्वेश्चंस आए जो हम इजीली कर मतलब एक जो पीएचडी है हिस्ट्री में वो भी कर सकता था और हमने भी कर ही लिए थे। तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स है जो स्कोरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन पर ज्यादा फोकस करो, मुझे ये लगता था। और टाइम टेबल मेरे हिसाब से बनाना चाहिए, आप बताओ। मैं भी टाइम टेबल तो बनाती थी, ये तो बेसिक, अब ये लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है, पर मैं तो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करती थी। ये टाइम टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें लर्न नहीं रहता, तो ये प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल है, सबके साथ ही होती है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेरे साथ हुआ तो वो बताती हूँ। मुझे पहली बार का पढ़ावा कभी लर्न नहीं होता, पहली बार में सिर्फ मुझे एक पता चलता है कि मुगल काल के अंदर क्या क्या हुआ था। दूसरी बार के अंदर मैं उसको चीज़ को लर्न करना चालू करती हूँ कि इस चीज़ में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, पॉइंटर्स के फॉर्म में। और तीसरे में मेरे को याद आने, हाँ फिर मेरे होने लग जाता है। तो ये 3-4 में मेरे को लर्न होता है, एक बार में नहीं होता। और अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो जैसे आज आपको पढ़ाया है ना, उतना जाके घर पे पढ़ लो, कल पढ़ाएंगे उतना जाके वापस पढ़ लो, वीक के एंड में जितना पढ़ाया उसका रिवीजन कर लो। टेस्ट भी होते ही होंगे आपके वीकेंड पे, तो वो टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे ये लर्न होने लग जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि लर्न सबके साथ होता है। बीनू आपके साथ मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, कहाँ से एक बार में लर्न होता है, ज्योग्राफी, पीछे वालों को क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। बैक बेंचर्स, आप यहाँ पे मतलब हमारी बात सुन लेंगे थोड़ा, तो आपको कहीं ना कहीं तो इसका बेनिफिशियल मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलेगा इसका। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो क्लास से भी जा सकते हैं, ऐसे कोई फोर्सफुली हमारे को नहीं है कि आपको पढ़ना सुनना है। पहले तो यही है कि आपको खुद को बनना है, मेहनत करनी है, तभी हो पाएगा। मतलब किसी के कहने से आकर यहाँ पर टाइम पास करे तो कोई मतलब नहीं है। पहले ये क्लियर बना लो कि आपको खुद को बनना है, आपका एम क्या है, क्योंकि ये तो बहुत जर्नी बड़ी है। और इस तरह से ये देखो चले गए, नहीं जाओ। लेकिन आपको इस चीज के तालियां बजनी चाहिए कि आप इतने ऑनेस्ट हैं। ये मैंने वो सरकास्टिकली बोला था, व्यंग्यात्मक, और आप ताली भी बजा दी इस चीज के लिए। ये इसमें है इंग्लिश का। एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? तो मेरे हिंदी में कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, 125 या फिर 115 ऐसे कुछ आए थे, अब तो याद भी नहीं है इन नंबरों की बातें तो। लेकिन मैंने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी राघव प्रकाश। सभी रस्तोगी पढ़ते होंगे इंग्लिश के लिए और टेस्ट देते थे। अच्छा, जो मेरा फोकस रहता था वो था ग्रामर पार्ट, क्योंकि ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते हैं, पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द हुए, तो आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो ये वाला होता है कॉम्प्रहेंशन, जिसमें आपको लिखने का आता है, उसमें आप कितना ही अच्छा लिख दो, निबंध भी ये। हाँ, एक बात मैं और बताऊंगी, मेरे साथ हुआ है 16 के अंदर, जो ये प्रेसे राइटिंग आती है, ये आपको देंगे 2 पेज, आप इतना भावनाओं में बह जाते कि आप लिखते जाते, आपको यही नहीं पता होता ये प्रेसे राइटिंग है। टाइम भी वेस्ट किया, 0 नंबर मिले थे मुझे उसके अंदर। तो ये चला के देते हैं आपको ज़्यादा पेज, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए कि वो पूछ रहा क्या है और उस अकॉर्डिंग आंसर को लिखिए। और निबंध, इन सबसे पहले ग्रामर पोर्शन को कीजिए, क्योंकि अगर पेपर छूटा भी तो वहाँ पे तो आपको श्योर नंबर मिलेंगे। मीनू आप बताओ। ये इसमें इंग्लिश से रिलेटेड ही है कि 4th पेपर में इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, ऐसे लिखना नहीं आता है इंग्लिश में। और दूसरा है 4th पेपर की शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि हर ग्रामर पोर्शन 2 घंटे, मैं जैसे हमेशा पढ़ती थी, मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मेरी हिंदी कमज़ोर थी और हिंदी ज़्यादा मार्क्स की है, 120 की है, तो मुझे इंग्लिश में मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी। अब जिसका हिंदी मीडियम है उसको हिंदी में कम करनी पड़ेगी। रही बात ये शॉर्ट ट्रिक, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ चीज़ें हैं, विलोम शब्द है या जो इंग्लिश में भी है, ऑपोजिट्स है या जो भी है, वो सब आपको याद करने ही पड़ेंगे।
तो मेरा ये रहता था कि जैसे राघव प्रकाश ले लिया, बीके रस्तोगी जो भी है, तो आज 2 पेज इसके पढ़ लिए, लर्न करने टाइम। अब अगले दिन मैं वो 2 भी पढ़ती थी और उसके 2 अगले 2 भी, क्योंकि वो रोज पढ़ने पड़ेंगे। एक दिन आपको बैठने से वो याद नहीं होगी, फिर तीसरा दिन होता तो वो 2 भी, फिर वो 2 भी और अगले 2 भी। तो ये रोज पढ़ोगे, अभी आपके पास टाइम है तो ऐसा नहीं कि वेस्ट हो रहा है टाइम। फिर एंड में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग वाला पेज तो आपको इसके नीचे ये था, इसका ये था, वो दिखने लग जाएगा। और फिर क्या कहते हैं बाद में, क्या इधर हाथ रख दो, जिसका आ रहा है वो रहने दो, जो नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो आप। फिर उसको ज्यादा फोकस करो कि ये मेरे से याद नहीं हो। मेरा क्या था कि हिंदी में वृत्तनी वाली भी जो बहुत मिस्टेक होती है, तो मैं लिखती भी थी हमेशा, इसका क्या है विलोम, वो लिखती थी, अगर वो गलत हो रहा है तो उसको 10 बार लिखती थी। मतलब ये मेहनत आपको करनी, और आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि अभी से इतना आपके पास टाइम है। और इंग्लिश का ऐसे या हिंदी का ऐसे जो भी है, वाइस वर्सा, जो जिसका मीडियम है उसके लिए वो इजी होता है। तो कुछ टॉपिक्स जो आपके सर भी बता देंगे कॉमन है, जिनमें ऐसे आते ही है, रिलेटेड ही होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया, कुछ भी है, तो वो ऐसे आप लिख लो, यहां से भी मिलेंगे और लिख लो उनको। वर्षा मैम से भी क्वेश्चन पूछना है। मैम आप बीटेक से हैं, हाँ, और प्राइवेट सेक्टर से, एक बार के मतलब आपके मन में ऐसा आया होगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मतलब कि ये मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हूँ। आपका नेम? अर्पित शर्मा मैम। अर्पित, एक बार बीनू मैम को ये मतलब पहले अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपके लिए यहाँ पे हम आए हैं 2 घंटे, बट एक बार इतने इम्पेशेंट मत हुई, 1 सेकेंड। तो बस वही है कि कुछ जो कॉमन टॉपिक होंगे आपके सर यहाँ पर बता देंगे, फैकल्टीज बता देंगी, वो एसेज है, दोनों सब्जेक्ट में आपको प्रिपेयर करने हैं। कुछ कोटेशंस हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड होगी या विमेन वाली होगी, वो आपको एक पेज पे लिख के याद करनी है, वो कहीं भी जहां भी मिले यूज हो जाएगी। और 5-6 ऐसे टॉपिक होते हैं जो उनको, जिसकी इंग्लिश कमजोर है, वो उन ऐसे को बार बार लिखो, उससे रिलेटेड या मिलता जुलता कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। क्योंकि एकदम से आप एक इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ रहा है उसके बराबर नहीं आ सकते, पर हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बस आप लिखो। मैंने हिंदी के ऐसे इतनी बार लिखे थे क्योंकि मुझे पता था कि मैं बड़ी मात्रा छोटी मात्रा में भी गलती करूंगी, वो सबके साथ ही होती है। तो आप बाहर मतलब ये लिखो, और प्लस ये ग्रामर वाला पोर्शन इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो। हर दिन 2 से 3 घंटे आपको देने ही है। मतलब राघव प्रकाश या जो भी आपकी बुक है हिंदी के लिए तो ये पढ़िए। एक वो आती है आरबीएससी की भी आती है 9 से 12 हाँ कुछ हिंदी व्याकरण। तो ये बस रोज रोज पढ़ना। और पैटर्न मेरा यही था पर्यायवाची को, जो 3 मैंने 3 ही लिखने होते हैं या हाँ 3, तो सेलेक्ट कर लिए कि ये 3 ही याद करने हैं मुझे, क्योंकि हमें उसमें तो 6-10 किसी किसी को होते, सब नहीं पढ़ना है। आप सेलेक्ट कर लो, आपको कितना काम को इजी बनाओ ताकि वो याद रहे आपको। लाल पेन से एक बार किया तो लाल पेन से टिक कर लिए, ये नहीं आ रहे, अगली बार पढ़ोगे तो ब्लैक से करना कि ये दूसरी बार से भी मुझे नहीं आए। तो उन पे ज्यादा मेहनत करनी और साथ में लिखते जाओ। जो स्पेलिंग नहीं आती वो लिखते जाओ, जो लिखना हिंदी में नहीं आता वो लिखते जाओ। बस यही है हिंदी इंग्लिश का। तो इसके अंदर पूछा है, हाँ पहले अर्पित जी का क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। वो बहुत बेताब हो रहे थे, मतलब वो बीच में वीनू को बात काटते हुए बोले कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। तो अभी आप कब ग्रेजुएट कब हुए अर्पित जी? आप बैठ सकते हैं, बैठ में। हाँ ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं इनको माइक दीजिए। ऐसा क्या कर रहे हैं? हाँ हाय मैम। मतलब मैम आपने बीटेक कर रखी है, आप मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जा सकती थी, मतलब कि ऐसा आपके मन में आया होगा जब आप इस तैयारी से इरिटेट हो गई होंगी, तो ऐसा कुछ रहा था या नहीं? नहीं, मैं इरिटेट कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरे को पता था मेरा गोल क्या है, मेरा फोकस क्या है। 7 सेमेस्टर में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, और एक में नहीं 3 कंपनीज में हुआ था, HCL, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर। बट मेरे को वो प्लेसमेंट मैंने इसलिए लिया था ताकि पापा मम्मी को ये रहे कि हमने इसके ऊपर 3-3.5 लाख खर्च किए 4 साल में, तो उसका कोई आउटपुट निकला है। तो लेकिन मेरा गोल मेरे को पता था कि मेरे को जाना RS के अंदर ही है। आपको जब आपका गोल पता होता है ना, तो आप कभी इरिटेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप सूनर और लेटर आपको उसी के अंदर जाना है। हाँ ये शिकायत कई लोग करते हैं, मेरा भाई खुद ही जो बीटेक है और वो भी इसके अंदर, उसकी भी बहुत अच्छी जॉब लगी थी, तो उसको भी मैंने इसमें ही लिया ही RS के अंदर। तो वो कहता है कि अगर आज एक उसका अटेम्प्ट, अभी उसका इंटरव्यू है, तो कहता है क्या पता यार उसके अंदर आज मेरा पैकेज इतने का होता है। मैं कहती हूँ रुक जा तू थोड़े से दिन, तेरे को खुद को पता चलेगा तू इससे क्या अचीव करने वाला है। तो
तो ये तो आपकी खुद की महत्वाकांक्षा है ना कि आप पैसे को प्रायोरिटी देते हो या फिर एक इसको समाज सेवा, तो क्या प्रतिष्ठा भी है, सब चीज़ें इसमें, तो एक सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। मेरे लिए पैसे से ज़्यादा ये चीज़ें मायने रखती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है कि आप अपनी हॉबी को तैयारी के दौरान कैसे मेंटेन रखते थे, तो और एक ने तो ये लिखा है शुड आई गिव अप माई हॉबी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फेज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हॉबी नहीं होगी तो आप इंसान कैसे रहोगे, फिर तो आप मशीन बन गए ना। पढ़ते पढ़ते कभी तो ब्रेक डाउन आएगा आपका। तो हॉबी तो सबको अपनी अपनी कल्टीवेट करके रखनी है, अब उसे कब करना है। जैसे आप अब वो तो अंदर हॉबी का मतलब समझते हैं कि आप क्या होता है, जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। तो जब आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप उसको उस टाइम अपनी हॉबी को कीजिए। जैसे मेरी हॉबी बहुत वियर्ड थी कि मेरे को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, मंदिर जाना, ये सब पसंद था, तो उससे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तो ये तो आप पे डिपेंड है, किसी को खेलना पसंद होता है, ठीक है, तो अपनी हॉबी जब अपना टाइम निकल जाता है। जब भगवान के आगे खड़ी होती थी ना और लगता था लिटरली आंसू आ जाते थे, क्योंकि बहुत टाइम लगाए मेरे सिलेक्शन के अंदर। तो जब मेरे को यही होता था कि बस, लेकिन इतनी अच्छी एनर्जी से घर आती थी कि हाँ अब मुझे दोबारा चालू करना है, और वो हमेशा आपका साथ देते। जैसे गोविंद देव जी का मेरे में बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ उनको, तो मैं उनके मंदिर जाती थी। और आप किस्मत की बात देखिए, मेरे एग्जामिनेशन सेंटर भी गोविंद देव जी मंदिर के पास ही आया, जो सुबह मैं दर्शन करके उनके गई। तो आप कोई भी काम करो ना पूरी शिद्दत से कीजिए, मतलब जैसे मैंने अपने हॉबी को भी रखा पूरा उस तरीके से, तो आप कभी भी इस चीज़ से गिव अप करोगे नहीं इस एग्जाम में। अब ये स्ट्रगल मत करने लग जाना कि यार हॉबी कैसे बनाए आज की आज। हॉबी मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को वॉक करना पसंद है, जहां आपको खुशी मिले। ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें क्रिकेट ही खेलना है या नॉवेल्स ही पढ़नी है, या कोई होता है कि मतलब कुछ आजकल तो इतनी वेब सीरीज भी आती है, प्लस आपके इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, तो कुछ जो अच्छा लगता है आपको करना वो अभी से करते जाओ, क्योंकि वो उसके बारे में डेप्थ पूछेंगे। उसमें कुछ भी अच्छा लगता है, वॉक करना पसंद है तो किस तरह की वॉक होती है, कैसा है, अपने कोई इसका कंपटीशन भी होता है क्या, स्लो वॉक क्या है, अपने यहाँ से कौन गया, राजस्थान से कोई गया है क्या, इस तरह से। कोई भी गाने सुनना पसंद है, किस तरह के गाने, म्यूजिक कौन सा, क्लासिकल, इंडियन, फोक, जो भी अभी से तैयार करो। ऐसे नहीं करना कि अब मुझे, और होते हैं कुछ लोग जिनकी नहीं होती, बोलते हैं नहीं है हमारी कोई हॉबी, पर अब तैयार कर लो, क्योंकि वो पूछेंगे, आपको कॉलम देंगे इंटरव्यू में कि हॉबी क्या है, और हॉबी आपने लिख दी तो आप अपने इंटरव्यू को अपने एक डायरेक्शन दे सकते हो कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपने लिखा है तो उसके बारे में पढ़ के गए हो तो 2-3 क्वेश्चन तो उसमें आ जाएंगे। तो ये एक स्कोर करने का तरीका है ना। तो अभी से हॉबी तो जो भी है, जो चीज़ पसंद है उसको करते रहो, 1 घंटा देते जाओ उसको, और उसके बारे में नॉलेज भी लेते जाओ। इतना स्ट्रगल नहीं करना है कि मुझे पता नहीं अब कैसी हॉबी बनानी है। और कुछ लोगों ने किया ही है, इंटरव्यू से जस्ट पहले ही किसी ने तैयार कर दी। कुछ होता है ना कि मुझे योगा करना पसंद है, योगा वाले नोट्स पढ़ लिए, सब कंपैरिजन वगैरह वगैरह, और ये तैयार हॉबी। पर मेरे हिसाब से जो रियल में पसंद है, जो रियल में आपको पसंद है, अभी से वो करते जाओ और उसके बारे में नॉलेज लेते जाओ, तो वो उस टाइम बर्डन नहीं रहेगा कि हॉबी क्या रखे। अब कुछ होता है यार, सो जाता है फ्री टाइम में, हॉबी नहीं है, तो वो भी हॉबी अपने आप में, सोना भी हॉबी है, लेकिन उसको शिद्दत से करना है फिर पूरा। जब भी फ्री है तो बस सोना ही है, फिर ये नहीं बाकी चीजें ख्याल आ रही है। हाँ, ये हॉबी हो सकती है, पर हम इंटरव्यू में तो नहीं बोल सकते। और जैसे किसी को कोई रैपर्स पसंद होते हैं ना, तो ये भी नहीं बोलना है। ये कुछ चीजें होती है जो आपको लगता है क्यों क्या बुराई है, मेरी तो हॉबी है ना, मैं तो बोला गया था। गरिमा होती है इंटरव्यू की, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, सामने वाले को लगे सिंसियर इंसान है, लड़का लड़की जो भी है, जस्टिफाई कर सके कि आपको क्यों पसंद है ये चीज, आपके लिए ये क्यों बेनिफिट कर रही है। अब सोरा बोलेंगे तो वो बोल देंगे तुम तो आलसी हो। मतलब एक ऑफिसर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसे सोना पसंद है यानी कि वो आलसी है। हमें थोड़ी चीजें कुछ बनानी भी पड़ती है, कुछ बातें छुपानी भी पड़ती है। ऑब्वियसली आप वहाँ पे खुद को एक अच्छा, मतलब एक सिंसियर इंसान प्रेजेंट कर रहे हो,
एक ने किसी ने किया भी था कि मेरे को ऊँट पे चलना मेरी हॉबी है। तो आपके जो भी हॉबी है उसको मतलब अच्छे से आप वहाँ पे जस्टिफाई करो कि वो क्यों है आपकी हॉबी। हो सकता है उनको वो पॉइंट इतना अच्छा लग जाए कि वो इम्प्रेस हो जाए। कई बार हम अपनी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, लेकिन आपकी हॉबी हो सकती है सामने वाले को बहुत इम्प्रेस कर जाए। बहुत लोगों ने बहुत, जैसे होता है ना कि सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद है। किसी ने लिखा था कि जैसे उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए कि मुझे जो इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, और अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो किस तरह से आप तैयार रहेंगे। ऐसी हॉबी लेना जिसमें फंसो नहीं बस। तो अभी तैयार कर देना कि, और उससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा। एक घंटा कुछ पढ़ाई के अलावा किसी और में भी लगा रहना, क्योंकि अभी आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है। कब आएगा प्री, कब मेंस, बहुत लंबा टाइम होता है। अभी जोश है, फिर सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन भी कर लिया, टेस्ट भी दे दिए, फिर एक जोश, ग्राफ कभी कभी डाउन होता है कि यार कब होगा एग्जाम, और बोर भी होने लग जाते हैं। तो थोड़ा बैलेंस करके एक जो दूसरी चीजें हैं उन पे भी, कुछ लोग होते हैं जिनको मूवीज देखना पसंद है, तो पर इस तरह से कि हाँ आपका ये क्वेश्चंस तैयार हो रहा है, वैसी हॉबी लो। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आपको 3 महीने हुए यहाँ आए हुए और आप बहुत लंबी जंप लगा रहे हैं, तो अभी अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर भी एक मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ कि ताकि पता होना चाहिए कि अपन जिस एग्जाम में आए उसका जो लास्ट स्क्रीनिंग होती है वो किस तरीके से होती है। 3 स्टेज में उसमें होती है, डेफ होता है, DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपकी हॉबी, आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या एजुकेशन रही है, आप कहीं से जॉब करके आए तो वो सारी डिटेल्स होती है। इसको अच्छे से तैयार करना है। और मतलब वहाँ पे अपनी हॉबी जैसे इन्होंने बताया, उसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जब मॉक इंटरव्यू देते थे पिछली बार, तो ये कई लोग आते थे सिंगिंग अपनी हॉबी लिख देते थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग हॉबी अपन को नहीं बोलना है। और वो इतना फटाबाज कि वो गा रहा था तो इतनी गंदी आवाज़, कल को आपको वो आप गाने के लिए बोल दे तो बेइज्जती तो मत कराओ ना अपनी, कल को सुनने को मिल जाए। तो हॉबी ऐसी हो जो सामने वाले की सिंसेरिटी को शो करे। आपका पैतृक निवास वो तो कभी बदलेगा नहीं, उसके बारे में तो आपको वैसे भी सब पता ही होना चाहिए कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हेरिटेज वैल्यू क्या है, हिस्ट्री क्या है। और जॉब में काम कर रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनका भी आंसर करें। ये बहुत अलग स्टेज है। इस पे जब आप आएंगे, जब हम दोबारा आपसे इंटरेक्ट करने आएंगे, तो अब इस पे बात भी तभी करेंगे। मैम, सब्जेक्ट्स अच्छे से याद हो उसके लिए पढ़ाई का तरीका कैसा रखे? साइंस स्टूडेंट रिवीजन, बस यही है, एक ही तरीका है, जितनी बार हो सके पढ़ो। कुछ लोग होते हैं एक बार पढ़ने से भी याद रह जाता है, किसी को नहीं रहता, तो अपने पास यही ऑप्शन है। और मेरा ऐसा होता था कि मैं थोड़ा ऐसे किसी चीज से लिंक करके भी, अपन कुछ चीजें होती है अपन को याद नहीं हो पाती, तो आप किसी से लिंक करके इजीली याद होती है। कुछ चीजें होती है कि कोई पूछा है लोकेशन या कोई ज्योग्राफिकल एरिया है और आप उस बैकग्राउंड से आते हो तो वो आपको अच्छे से होता है, तो उस तरह से लिंक करके भी आप याद कर सकते हो। जस्ट ऐसे नहीं कि मुझे रटना ही है, थोड़ा अपना दिमाग एनालिटिकल रखो कि अच्छा ये जैसे नॉर्मल ये फोक डांसेस वगैरह तो हम देखा है, हमने सुना है इनके बारे में, तो अपन कितना इजीली याद कर पाते हो। तो आप अखबार पढ़ोगे तो कुछ चीजें ऐसे ही आ जाएगी कि अच्छा है, तो आप लिंक करके याद करोगे तो बहुत इजीली याद होगा, और रिवाइज करना है बार बार, बस यही तरीका है। एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम आप RS के बाद UPSC दे रहे हो क्या? तो नहीं, मैं नहीं दे रही है, मैं भाग चुकी इस पूरे प्रोसेस से। अब मेरे को मेरी जॉब पे ही ध्यान दे रही हूँ मैं, और बीनू भी नहीं दे रही है। विचलन से कैसे बचे? एक आपका है तो BA से। Ma'am, engineers got selected in a bulk number in civil services, even UPSC and RPSC. And what another or different efforts engineers made to clear exam? What's the extraordinary strategy of engineers to clear exam? कोई extraordinary strategy नहीं होती। इंजीनियर अब इतने ज़्यादा इंजीनियर निकलने लग गए इतने बल्क में कि BA BSc इंजीनियर सब बराबर हो गए, तो सब बेरोजगारी के कारण सब जॉब देते, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हमारा रहना निश्चित करता है क्या उत्तीर्ण होने में? हमारा रहना, अब ये इस क्वेश्चन से अच्छा। इसमें ये क्या लिखा है? मैम, व्हाट अनदर डिफरेंट एफर्ट्स इंजीनियर मेड टू क्लियर एग्जाम। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी ऑफ इंजीनियर्स टू क्लियर। सेम ही बात है, हमें मेंस में ऐसे नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया ठीक है, घुमा फिरा के पेज नहीं पढ़ने, बस ये बात समझ गए? टू दी पॉइंट लिखना है। मैम, विचलन से कैसे बचे?
बिल्कुल, जो आपकी जो बात है वो आपने बोल दिया। विचलन, किस तरीके का विचलन होता है आप लोगों को? कौन है ये विचलन? हाँ किससे होती है विचलन? मतलब एग्जाम की किसने भेजा ये पेपर? अब वो बताएगा नहीं जिसने भेजा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर रही मैं। हमारा रहना निश्चित करता है कि उत्तीर्ण होने में पीजी, होम, रूम, खराब खाना पीजी का तथा बीमार होने पर मन उदास होना। तो इसका बीनू आंसर करेगी, मैं तो घर में ही रह के पढ़ी थी। ये तो अभी तक स्ट्रगल है, क्योंकि हम लोग अभी अटैचमेंट में गए थे उदयपुर, तो 1 महीना कहीं और का चार्ज दे रहे थे, 1 महीना कहीं, तो ये अपने साथ चलेगा। कभी कहीं और पोस्टिंग होगी, कभी कहीं और चार्ज मिलेगा। जहां अभी घर से अभी सामान शिफ्ट नहीं हुआ है या क्वार्टर नहीं मिला है, तो आप या तो सर्किट हाउस में रहोगे या कुछ टिफिन लगाओगे। तो ये तो आप सोच लो कि इस जॉब के साथ चलेगा ही। अभी से अच्छा है, तैयारी हो रही है कि इन सबको अवॉइड करके भी कैसे अपन को पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहां भी काम करना पड़ेगा ना। तो ये तो चलता रहेगा। मैं वैसे हमारा रहना ये कोई, मैं पीजी में ही रही हूँ, हॉस्टल में ही रही हूँ और मेरा क्लियर हुआ है, और ये घर पे रहे और इनका क्लियर हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां रहने वाले का ही होगा या घर पे रहने वाले का ही होगा। मैम, यहाँ पर दिमाग को डिस्टर्ब करने की काफी चीजें हैं, उनसे दूर कैसे रहे? ये किसने लिखा है? आपने लिखा है? अच्छा, किसने लिखा है? चलो इसका भी आंसर नहीं कर रहे, आप करो। मैम, जब आपने कोचिंग में पहली बार एग्जाम दिया था तो आपकी कौन सी रैंक थी? 3 डिजिट की रैंक थी, याद भी नहीं है। एवं बाद में कुछ सुधार हुआ था? ऑब्वियसली सुधार हुआ था, जब भी आज यहाँ पे हूँ। 2nd डिजिट में आने लगी थी, 1st डिजिट में बहुत कम आई थी, बट आती थी। मैम, आप हमेशा रिवीजन करती थी या कभी कभी? अरे रिवीजन नहीं करेंगे तो लर्न कैसे रहेगा? कभी कभी रिवीजन से क्या मतलब है? तार्किक क्वेश्चंस पूछिए। आपने कोई अन्य किताबें पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, जैसे पॉलिटी में, और राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी देखी थी मैंने। क्योंकि अपन क्या होते हैं, स्टूडेंट है ना, किसी पे भी पूरा विश्वास नहीं कर पाता। आज हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारा क्लियर हो गया, पर जब स्टूडेंट होते हैं ना तो हमेशा एक डर सताता है, पता नहीं किस बुक से आ जाए, कहाँ से आ जाए, किस्मत साथ नहीं दे तो कुछ भी आ जाए। तो पढ़ के सारा जाना है ताकि मन वहाँ पे तसल्ली में रहे कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है, कुछ भी छूटा नहीं है। क्वेश्चन तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 4 क्वेश्चन लगातार मुझे नहीं आए थे, पर मेरा मन इतना संतुष्ट था कि मैंने सारे सोर्सेज से पढ़ चुकी। अगर ये मुझे नहीं आ रहे ना तो किसी को ही नहीं आ रहे, और बाहर जाके पता चला वो किसी को ही नहीं आए थे। तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। हो गए ना? अच्छा, ये नहीं हुआ, ये तो हो गया। डू वी हैव टू गिव अप ऑल हॉबीज? ये आए क्वेश्चंस, इनको देखें या देखना है? इसमें ये एक है कि पोर्शन वाइज रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ पूरा विषय, इसमें भी है लेकिन मगर एक साथ पूरा विषय, समझे क्या? लेकिन मगर एक साथ पूरा विषय, या जैसे 10 चैप्टर है तो याद तो सभी है, लेकिन टेस्ट से पहले वाले दिन सभी का रिवीजन नहीं हो पाता। तो अभी तो देखो ये नॉर्मल है, और ये तो अभी आपको पता है कि इस संडे हिस्ट्री का टेस्ट है और आपको 7 दिन मिल गए। जब आप मेंस दोगे, एक दिन में 2 पेपर होंगे, और 2 पेपर में कितने सब्जेक्ट्स है, तो रिवीजन तो हो ही नहीं पाता है। पहले वाले का तो भी आप पिछले 7-8 दिन से कर लोगे, जो सेकंड पेपर होगा उसका नहीं हो पाएगा। तो ये आप बार बार रिवाइज अभी आराम से जब कर रहे हो ना, तब दिमाग में अपने आप फिट हो रहा है। कभी होता है ना कि आपको पता नहीं है, नहीं आ रहा है, पर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लिखना आ जाता है। तो इसका ये है कि अभी से मेहनत करते जाओ करते जाओ। ये टाइम है ना कि एक दिन पहले रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। ये सेकंड पेपर जो मतलब दूसरे दिन होंगे ना 2 पेपर, 3rd और 4th, उससे पहले टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले दिन का 1st और 2nd देकर आओगे आप 5-6 बजे तक। उस टाइम इतने थक जाओगे कि मुश्किल से 10 पेज या कुछ पढ़ पाओगे अगले दिन के। पर वो तब जब अगर पहले से आपने मेहनत की है तो अगला पेपर आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये नॉर्मल है, आप अभी से रिवाइज करते जाओ, जितना हो सके उतना पढ़ के टेस्ट देना है अपन को। क्योंकि उस टाइम क्या होगा, जो रॉन्ग होगा वो अपन को पहले याद रहेगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग रहा, तो वो तो वहीं तैयार हो गया अपना, है ना। तो ये तो नॉर्मल है।
कम से कम समय में अच्छी और कारगर तैयारी कैसे करें? ऋषु गुजर, कौन है ऋषु गुजर? इतना कम समय क्यों है भाई? कहाँ है ऋषु गुजर? चलो ये भी आंसर नहीं कर रहे। अभी तो तैयारी चालू की है, अभी से आपको टाइम की टेंशन होने लग गई। नहीं, और कभी जैसे किसी और चीज में किसी का जॉब है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाओ कि जॉब है आपकी 5 बजे तक, तो आकर आपको वो जो टाइम मिलता है उसमें आपको कैसे पढ़ना है, आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे लोगों से। तो कम समय है तो वो आपका कोई भी रीजन हो सकता है। मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ कि आप या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अदर, या आपकी जॉब है इसलिए आपके पास कम समय है, बाकी तो समय ही समय है। उपेंद्र शर्मा जी थे जिनकी रैंक 5th थी अभी वाले RS 2016 में। वो जयपुर मेट्रो में काम करते थे। वो ऑफिस से सुबह जाते थे ऑफिस, शाम को जब ऑफिस छूटता था 6 बजे यहाँ पे आके क्लासेस लेते थे, और फिर वो घर जाके जितना पढ़ाते थे वो पढ़ के फिर सोते थे, फिर सुबह ऑफिस जाते थे। तो जो जॉब करता है उसका तो यही रूटीन रहेगा, बट लोग क्लियर करते हैं, उनका भी एग्जाम्पल है और भी बहुत एग्जाम्पल है। मतलब हमारे बैच में तो ऐसे भी है जो बहुत सीनियर पोस्ट से आए हैं यहाँ पे, और बैंक के अंदर बैंक की जॉब बहुत टीडियस होती है, बहुत टाइम लगता है। तो जब उन्होंने क्लियर किया है तो वो आपकी स्ट्रेटेजी पे निर्भर करता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हो। मैम, जब किसी सवाल का वर्णन करते हैं तो उसके की पॉइंट भूल जाते हैं जबकि बाकी सब लिख देते हैं। तो ये आपकी आंसर राइटिंग जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना, उसका यही है कि आप जितना लिखेंगे ना उससे आपको पता चलेगा आंसर राइटिंग से किन किन वर्ड्स में। अच्छा, मैं क्या करती थी, जो वर्ड मुझे लगता था ना कि एग्जामिनर की नज़र इस पॉइंट पे जाए, उस लाइन उसके नीचे डबल अंडरलाइन, मतलब 1 और फिर 2, ताकि जैसे वो चेक करे तो उसको अंदर वो पॉइंट पे नजर जाए। पेन बदलने की वो तरकीब मैंने नहीं आजमाई थी क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता। मैं एक ही पेपर से लिख के, एक ही पेन से लिख के उसको अंडरलाइन कर देती थी। बहुत सारे क्वेश्चन। इसको आंसर तो नहीं करूंगी, पर वही चीज मैडम, यहाँ पर दिमाग को डिस्टर्ब की काफी चीजें हैं जिसमें गलत है चीज उनसे इसमें डिस्टर्ब ये जिसने भी लिखा है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत इंप्रूव करनी है। फिर ध्यान को स्टडी में कैसे लगाए, अपनी ऊर्जा को ध्यान में कैसे केंद्रित करें। अब यहां से समझ आ रहा है ना कि अपन को ये, अब आपके आंसर्स में आप घुमा फिरा के यही चीजें लिख रहे हो तो उसको कितना इरिटेटिंग लगता होगा। बढ़िया एग्जाम्पल यही मिल रहा है। मैम, जो 2025-26 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे उनके लिए कुछ एडवाइस। तो आप तो ये है कि आप बहुत सही समय पे, आप बहुत उन चुनिंदा खुशकिस्मतों में से हो कि जो इतनी जल्दी प्रिपरेशन की इसमें आ गए। हमारे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था तब RS के लिए। तो आप अभी से प्रिपरेशन कर दो, लेकिन कॉलर ऊपर करने से कुछ नहीं होगा, इससे आपको पढ़ाई करोगे ना उससे होगा। आप तो इतना एक अटेम्प्ट में क्लियर करने चाहिए, जब है कॉलर ऊपर करने की तो बात, क्योंकि इतना टाइम मिला है आपको, मुझे भरोसा है करेंगे आप। RS के साथ अन्य एग्जाम भी दे या फिर बैकअप क्या रखे, क्या लगता है आपको? ये अलग देखो है। सबका अलग अलग है। मेरे हिसाब से सबका अपना अलग बैकग्राउंड है। अगर किसी को लगता है कि मेरे घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली, तो आप देते रहे एग्जाम, क्योंकि ये एक तो लंबा प्रोसेस है, प्लस एक अनसर्टिनिटी है। इसमें ये नहीं कि आपने मेहनत की है तो सिलेक्शन होगा ही। लक फैक्टर मैं बहुत मानती हूँ इस एग्जाम में। तो हमेशा एक साथ में आपको एम यही रखना है कि RS क्लियर हो हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव रहना है कि होगा ही, मेरा नहीं। अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि मेरी टॉप 10 में रैंक आएगी, और मैं तो यही करती थी कि मेरी टॉप 10 में रैंक आएगी। तो बस ये सोच के चलना है। पर हमेशा दूसरी चीजें जो एग्जाम है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है साथ में। आप हर कोई इतना 5-5, 10-10 साल नहीं दे सकता है सिर्फ यहाँ पर। तो अगर आपका दूसरे एग्जाम में हो जाता है तो एक आपका एक कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि मेरा एक चीज तो बैकअप तो है मेरे पास।
आपकी सैलरी आएगी तो उससे आप फीस या टेस्ट सीरीज या जो एक बर्डन नहीं रहेगा अपनी फैमिली पे। नहीं तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपके साथ साथ पूरा परिवार उस पर स्ट्रगल करता है कि उनको ये उम्मीद होगी कि इसका सिलेक्शन अब होगा अब होगा। हर कोई बहुत फॉर्चुनेट नहीं होता कि अच्छे घर से आए, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि देना है कि नहीं, ये आप खुद बेहतर जानते किसी और। मेरे हिसाब से अगर जिसको लगता है साथ साथ में दूसरे भी देते रहो आप एग्जाम, उससे प्रैक्टिस भी होगी। अगर सिलेक्शन हो गया तो एक तो रहेगा और साथ में आरएस दो, जब आरएस में हो जाए तो छोड़ दो उसको। मेरे साथ कितने ही हैं जो पटवारी से और ग्राम सेवक से बने हैं आज ऑफिसर, आरएस ऑफिसर, क्योंकि उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब वो फ्री है कि अच्छा उन्होंने अपने दम पर पढ़ाई की, मेहनत की और सिलेक्शन हो गया, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि मैं कैसे। मेरे हिसाब से खुद आप यहाँ आकर अपना टाइम दे रहे हो, घर पे पेरेंट्स यही सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और सिलेक्शन हो गई, तो हमेशा उनके लिए भी सोचो। और बाकी अपनी परिस्थितियां हैं और हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, पटवारी में हो गया, तो ये नहीं कि आप अटैम्प्ट देना छोड़ दो। मेरे गांव के पटवारी साहब हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैम मैं दोबारा दूंगा, और जब से आपका सिलेक्शन हुआ है मेरे को और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि मेरे को ये पेपर देना है। तो जब वो इतना काम करते, जबकि मैं जानती हूँ पर्सनली, अभी कोई जमा मेरे को मेरा कोई नामांतरण खुलवाना था, जब मैं देखा इतना काम तो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, मुझसे फ़ोन करके आए दिन गाइडेंस लेते हैं, तो मेरे को लगता है जब वो भी कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। पॉजिटिव हमेशा रहे, आशावादी। मीडियम से फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता। हमारे जो बैच में है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बराबर है। हैंड राइटिंग का कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बहुत ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग होगी तो आप खुद सोचिए, आपको मैं एक कॉपी दूं, उसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा उसने क्या लिखा है, घास काट दी, तो आपको भी तो चेक करने में प्रॉब्लम होगी ना। और उस इंसान को कितनी, आपकी अकेले की तो कॉपी करनी नहीं है, उसको करनी है एक दिन में 10 कॉपी चेक, उनका भी वो होता है टारगेट। तो अगर गंदी हैंड राइटिंग होगा तो वो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेगा, उसका क्या है, आपका कोई जानकार तो है नहीं, वो 0 टिकाएगा। तो राइटिंग इतनी हो कि पढ़ने में आ जाए, बहुत मोती अक्षर भी नहीं जैसे कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट ही हो रहे हैं। अंग्रेजी बिल्कुल खराब है, मैंने बता दिया। इंग्लिश का, इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे जो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है। लिखो, याद करो, पूरा पैटर्न बता दिया कैसे पढ़ा जाता है। 3 महीने में अगर प्री हो जाए तो क्या करना है, 3 महीने ही चाहिए होते हैं प्री के लिए, तो वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। वही स्ट्रेटेजी जो आपको बताई कि पढ़ाई करके अपना प्री क्या है क्वालिफाएंगे, तो जो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे बीनू ने बताया कि वो मैथ्स नहीं करती थी, तो आप अपनी स्ट्रेंथ चूज कर लो कि आपकी कौन कौन सी है, उस पेपर को उतना तैयार कर लो कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स लिया हो। 3 महीने बहुत ज़्यादा है। करती तो थी पर होती नहीं थी। हाँ, क्वेश्चन आंसर ही नहीं आते थे, मिलते ही नहीं थे, कुछ और ही आता था। बस हो गया। मैम फर्स्ट ईयर से तैयारी कैसे करें? ग्रेजुएशन में आपको भी पता है आप कितना पढ़ते हो। ये सोचिए अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो क्या आप पूरे टाइम पढ़ते रहते? क्या नहीं पढ़ते ना। तो यहाँ की पढ़ाई तो आपको बेनिफिट ही देगी। अगर ग्रेजुएशन में अगर आप BA BSc कर रहे हैं तो आपको हेल्प ही करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, ये तो आपको आएंगे ही। और आपके लिए तो इतना अच्छा टाइम है कि 3 साल जब आप पढ़ के निकलोगे ना, आप एग्जाम के लिए पूरे तैयार रहोगे। तो यहाँ से जितना पढ़ के जा रहे हो, एक दिन में 2-3 पेज लिखाए जाते हैं, उतना आप पढ़ लीजिए। दूसरे दिन आके जो नेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है वही जो मैं बताया वीकेंड पे वो कर लीजिए। मैं ये अच्छे से जानती हूँ क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं ना, हम भी एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते थे। तो आप BA हो, BSc हो, सभी यही पढ़ते हैं। तो आप पूरे दिन तो पढ़ते नहीं हो, तो आपके लिए कोचिंग उसी तरीके से जैसे हमारे लिए थे। हम भी ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे आए थे पढ़ने, तो जितना टाइम हमें मिलता है आप भी उतना टाइम डिवोट कीजिए। पेपर के लिए टाइम आप 1 महीना या जितने भी 15-20 दिन पहले पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैंने बनाए थे। मैंने इसलिए बनाए थे, कारण ये होता है कि आप सेकेंड ईयर
आप जैसे कोई पेपर देने जा रहे हो, सेकंड पेपर, उसमें एक पेपर में 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, और कितना ही हो जाए, कोई भी स्टूडेंट उसके मन में ये रहता है मैं पूरा रिवीजन करके जाऊं, कोई भी पेपर मेरा छूटे, कोई भी सब्जेक्ट मेरा छूटे नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या करा था मैंने, जैसे एक पेपर ले लिया, उसके ऊपर जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, छोटा छोटा बना लिया, इतना इतना इतना, कि जब पेपर देने जाऊंगी ना, सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए बस एक बार उसको देख लूंगी ना, तो भी मेरे को ये लगेगा मैंने रिवीजन कर लिया। और वो मेरे खुद के हाथ का लिखा हुआ होता था, तो मुझे उसको अच्छे से समझ में आता था कि इसमें क्या लिखा है। कुछ भी होए, जैसे इंटीग्रिटी है तो 2 शब्द लिख दिए एग्जाम्पल। तो इन चीज़ों से, हाँ, एथिक्स का मैं एक आपको स्पेशल बताना चाहूँगी कि उसमें एग्जाम्पल्स ज़रूर से ज़रूर कोट कीजिए, क्योंकि उससे आपका आंसर रियलिस्टिक लगता है। और वही एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप नहीं भी पढ़ो ना, तो आप पढ़ना तो पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, कम पढ़ो ना तो भी आप अपने मन की जो भावना है वो लिख सकते हो। क्योंकि इंटेग्रिटी पे उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ये क्या होता है, आपके विचार, आपकी चीज़ें पूछी जाती है, मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप उसको कितना ब्यूटीफुली लिखते हो अपने मन की चीज़ों को, वो उसमें शो करता है पेपर में। ये क्वेश्चन तो मोस्टली रिपीट ही है। जॉब के साथ क्या आरएस बना जा सकता है? मेन है आपकी विल पावर। आपको बनना है तो जॉब करते हो, नहीं करते हो, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप बन जाओगे। अगर विल पावर है तो अपने आप टाइम टेबल बनाओगे, अपने आप सीरियस हो जाओगे, अपने आप मेहनत करोगे, सीधी सी बात है। अब ये इसको घुमा फिरा के फिर से बार बार ना पूछे, मैम इतने सारे सब्जेक्ट है कैसे मैनेज करें? टाइम टेबल। मैम करंट को कैसे करें? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ते जाए आप, जो है न्यूज़पेपर, एक जो नेशनल न्यूज़ का होता है, एक लोकल का होता है, वो पढ़ते जाओ। और एग्ज़ाम से पहले मैंने ये किया था कि जो बुकलेट आती है 6 महीने की, क्योंकि उस टाइम ऐसा एग्ज़ाम, इतना अपने पास टाइम नहीं होता, ना इतना मेरे को लगता है कि समय है कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए। तो वो लास्ट के दिनों में रिवीजन 2-3 बार उस बुक के मुमल के वो कर लो आप, या यहाँ से भी मिलती है अब तो शायद, तो बेस्ट है आपके लिए, और काम ईजी हो गया है। उसको बार बार रिवाइज करो, अपने आप वो क्वेश्चंस प्री में तो ऐसे ही आते हैं कि स्पोर्ट्स का कैसे हुआ वो देखते, या फिर मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से कराते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा। और मेंस में भी बस जो करंट में हो रहा है उसको याद, कुछ कुछ चीज़ें होती है, कुछ कुछ मैगजीन्स ले आओ जिसमें लिखा हुआ होता है, वो रिलेट करते जाओ कि ये उसमें पढ़ा था और ये क्वेश्चंस इस टॉपिक में है, तो आप उस टाइम मार्क कर लो, या एक छोटी सी डायरी बना दो, लिख लो कि ये मुझे HDI में इंडिया की रैंक ये आई है। तो इकोनॉमिक्स में या ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिखोगे कि HDI में इंडिया की ये रैंक है। इससे विमेन की कंडीशन का या हेल्थ का या स्कूल से रिलेटेड कुछ हो, तो ये चीज़ें मार्क्स स्कोर करने में काम आती है। नॉर्मल अब कोई भी आंसर है, कोई भी क्वेश्चन है, सब नॉर्मल जो आंसर है वो सब लिखेंगे, आपको उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे के बनाना है अलग। मैम मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी से कैसे स्टडी करूँ? काफ़ी लोग अब तो शायद 12th के बाद ही, अभी तो आप तो बहुत मतलब सही डायरेक्शन में अभी से ही आ गए, हमें तो बहुत बाद में पता चला था। तो अभी से जो पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको पढ़ते जाओ, साथ साथ में आपके BA के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं काम ही आएंगे, तो उस पर भी ध्यान देना है। बस जो चल रहा है उस पर टेस्ट दो। करंट तो न्यूज़पेपर तो पढ़ो, याद नहीं करना है पर न्यूज़पेपर तो पढ़ो, उससे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। कभी आप बैठते हो किसी से डिस्कस करते हो, अगर आप अच्छे से डिस्कस कर पाते हो अपनी इंडिया की इकोनॉमी क्या है या कुछ नॉर्मल चीज़ें, तो वो आपका ही एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ऐसे थोड़ा ना ये राजस्थान और ये पढ़ लिया और आपको आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं है, फिर क्या, एक ऑफिसर तो लगना तो चाहिए ना, अभी से आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। मैम ऑनलाइन क्लास लेने का इशू, मैरिड लाइफ और 7 वर्ष का बेटा है, तो मैम मैं मेंस ज्वाइन करें या प्री टेस्ट? मेरे साथ देवयानी दी थे, जानते होंगे आप लोग, उन्होंने तो अपनी शादी के काफ़ी सालों बाद में, उनके बेटा भी था 7-8 साल का था, और पढ़ाई की थी यहाँ आकर। उस टाइम वो सीनियर बहुत थे, मैं सोचती थी कि इतने गैप के बाद में भी कैसे पढ़े, और मैं इनकी तरह ही थी, वो जो होता है ना कि चलो आगे कोचिंग चल रहे हैं, क्योंकि अब था कि अब देंगे तो बाद में पढ़ाई करके कोचिंग करके, ऐसा कुछ नहीं था। पर उन्होंने भी किया, आपका है कि आपका गोल अगर है RS क्लियर करना तो हो जाएगा, आप कैसे भी करके टाइम मैनेज कर लोगे। अगर आपको कुछ और चीजें, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप खुद श्योर नहीं है। जिसको बनना है वो किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता बना लेता है,
बस यही है इसका। मैं आएंगे, वर्षा जी आएंगे, ये बातें आपको 2 दिन तक याद रहेगी। फिर वापस अब आप ये थोड़ा वेट करोगे कि कोई टॉपर आएगा वो मोटिवेट करेगा, अंदर से भी तो आना चाहिए ना खुद के पढ़ने का। तो इससे आप ये मत सोचो कि बाहर के आएंगे वो क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, उससे हम बस एक बार गाइडेंस दे सकते हैं। आपको नींद आ रही है? आपके पीछे ये टोपी वाले तो मोबाइल देख रहे हैं। बस, थैंक यू।